हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग शानून फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ में एक और न्यू शानून वंगशॉट एफ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक मॉडर्न शानून एफ होने वाला है। ये वो एफ नहीं है जिसके लिए मैंने आपको कम्युनिटी पर वोट करने के लिए कहा था। वो एफ अलग होने वाला है और वो एफ को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। वो शायद जनवरी 5 तक आएगा, तो तब तक बी पेशेंट और आई होप कि वो एफ भी आपको पसंद आएगा। तो अभी इस एफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये एफ मेरे हर एफ से अलग होने वाला है क्योंकि मैंने अभी बार कुछ न्यू ट्राई किया है। मैंने आपके बार एक साइको लव स्टोरी ट्राई की है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये एक साइको लव स्टोरी होने वाली जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए किसी की जान लेने तक भी पीछे नहीं हटेगा, और जब दूसरे पर्सन को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो प्लीज़ आपका ये थॉट्स जितने भी हो मुझे कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी ऐसी स्टोरी पसंद आती है या नहीं। और अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर भी अगर एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगी तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, लेकिन वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आपको मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, ताकि आपके लिए मैं नए नए फिल्म लेकर आती रहूँ। हमेशा की तरह एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग। उस पर्सन के लिए हर मॉर्निंग एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी मॉर्निंग्स को खूबसूरत बनाना उसको अच्छी तरह से आता है। एक कोजी सा अपार्टमेंट जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें बस एक लिविंग रूम जो भी बहुत छोटा था, और उसी से अटैच एक किचन जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही छोटा था, और एक रूम जिसके अटैच बाथरूम, और वो उसमें एक पर्सन मिरर के सामने खड़ा हुआ था और खुद की तारीफ़ किए जा रहा था। उस पर्सन ने अपनी तारीफ़ करते हुए कहा, लेनवांग जी और लेनवांग जी, तुम कितने ब्यूटीफुल हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी लड़की बेहोश हो जाएगी। तुम्हारे सामने तो कोई लड़की भी फीकी है। आखिर तुम इतने सुंदर हो कैसे सकते हो? तुम्हें इतना सुंदर होने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर वो खुद को ही मिरर में विंक करता है। वो अपनी इस तारीफ के काम को कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र रूम में लगी वॉल क्लॉक पर जाते हैं, जहाँ पर सुबह के 8 बज रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत इधर उधर भागते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, स्टूपिड लेनवांग जी, हमेशा खुद ही तारीफ करते करते टाइम का पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें 8 बज गए हैं, वो 15 मिनट में तुम्हारी बस आ जाएगी। अगर बस अभी तुम्हें बस नहीं मिली तो इंटरव्यू देने कैसे जाओगे? तुम अपने आइडल को कैसे देखोगे? शिट। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी भागने लगता है, अपनी चीज़ों को उठाने लगता है, अपने बैग पैक को उठाने लगता है। तुरंत उस रूम को लॉक करता है, उस अपार्टमेंट को लॉक करता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसका लक शायद आज के साथ नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो बस स्टॉप पर आया उसके पहले ही वो बस जा चुकी थी उसकी आंखों के सामने। उसने उसके पीछे भाग कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बस वहाँ से जा चुकी थी। वांगी ने अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख लिया, क्योंकि वो दौड़कर अपने अपार्टमेंट से आया था और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसने गहरी सांसें लेते हुए कहा, हाँ अब तो बस में निकल गए। अब मुझे 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस सुनसान जगह में कोई लिफ्ट भी नहीं मिल सकती। गॉड, आप मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो? ये बोलकर वो हारी हुई निगाहों के साथ उस जाती हुई बस की तरफ देखता है। ये लेनवांग जी हैं, 20 ईयर ओल्ड, एक यंग मैन जिसने अभी अभी अपना यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया है और अब वो जॉब करना चाहता है। वांग जी बचपन से ही अनाथ था। ये एक ऑर्फन में रहता था, लेकिन वहाँ पर भी इसके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया जा सकता था। ऑर्फन के जो मालिक थे वो उन वहाँ पर जो भी बच्चे रहते थे उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव नहीं करते थे। उन्हें ना तो ढंग का खाना देते थे और ना ही उन्हें ठीक से पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर भी वांग जी की जितने भी हाई स्कूल तक पढ़ाई हुई है वो ऑर्फनेज में ही हुई है। और जैसे ही वांग जी 18 साल का हुआ वो उस ऑर्फनेज से निकल गया। वांग जी ऑर्फनेज में अपनी 16 साल की उम्र से ही काम करने लग गया था। तो जब वो बाहर निकला तो उसके लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर अपार्टमेंट लेने के बाद उसे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी होती थी, अपार्टमेंट का किराया देना होता था और खुद के लिए पेट भरने के लिए खाना लाना होता था। इसके लिए वांग जी को 2 या 3 पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी और इसकी वजह से उसकी नींद तक पूरी नहीं होती थी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी तो वो सिर्फ एक टाइम ही खाना खा पाता था। फिर भी उसने कभी अपनी होप नहीं छोड़ी और उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। उसने बिजनेस में मास्टर्स किया है। हालांकि ये सब उसने स्कॉलरशिप के थ्रू किया है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसे चाइना के टॉप कॉलेज में एक स्कॉलरशिप मिली थी। उसी के थ्रू उसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और अब वो जॉब करना चाहता है। आज उसकी पहली जॉब के पहले इंटरव्यू का पहला दिन था। जैसे ही कॉलेज
ख़त्म हुआ था वो अब जॉब करना चाहता था और वो उस कंपनी में जॉब करना चाहता था जिसका उसने पिछले 4 से 5 सालों से सपना देखा है। CN एंटरप्राइज, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है या फिर कहेगी चाइना की नंबर 1 कंपनी है। हाँ, ईबो को पता है कि शायद ही वो उसमें जॉब ले सकता है, लेकिन जब उसने 2-3 दिन पहले एक मैगज़ीन में एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्हें मैगज़ीन में कुछ देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें उनके बॉस के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है या फिर कुछ और एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है CN एंटरप्राइजेज़ में। तो इसीलिए ईबो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उस कंपनी का जो CEO है वो ईबो का आइडल है। ईबो भी एक न एक दिन उसी की तरह बनना चाहता है। तो आज ईबो तैयार हुआ था, लेकिन उसका बैड लक, उसकी बस ही निकल गई। लेकिन फिर वांग जी ने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से उसने भागना स्टार्ट कर दिया क्योंकि 9 बजे उसका इंटरव्यू, अगर वो 1 घंटे में नहीं पहुँचा तो उसका ये इंटरव्यू तो गया। वहीं दूसरी तरफ चाइना की लगभग सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 2 लोग बैठे हुए थे। उस 2 लोगों के आगे एक टेबल थी और उस टेबल के दूसरी तरफ एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़के के कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे थे, जैसे वो अपनी बॉडी को जानबूझकर यहाँ पर दिखाने आए हो। और वो लोग, दोनों लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे, वो अपनी बोरिंग निगाहों के साथ उस लड़की की तरफ देख रहे थे। तभी उन दोनों में से एक पर्सन ने कहा, तो मिस, क्या आप क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं? ये सुनकर उस लेडी ने बहुत ही सिडक्टिवली कहा, हाँ सर, आप मुझसे जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उस पर्सन ने उस दूसरे पर्सन की तरफ देखा जो अपने काम एक्सप्रेशंस के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। फिर उसके बाद वो पर्सन जिसने उस लेडी से सवाल पूछा था, उसने उस लेडी से और ज़्यादा सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो लेडी सवाल का जवाब कम दे रही थी, बल्कि जानबूझकर अपने कपड़ों को और ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी, जिससे उन लोगों, और कहीं ना कहीं वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो दोनों लोग भी आराम से समझ पा रहे थे कि ये आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन दोनों ही बिना किसी इंटरेस्ट के उस लेडी की तरफ देख रहे थे। और जब बहुत देर तक उस लेडी की इस नौटंकी को देखने के बाद जब ये एक पर्सन से ये सब सहन नहीं हुआ तो वो खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ को उस टेबल पर मारा। उसकी वजह से वो दोनों लोग ही फ्लिंच कर गए जो उस रूम में थे। वो लेडी भी खड़ी हो गई और वो दूसरा पर्सन भी खड़ा हो गया। वो पर्सन जो खड़ा हुआ था उसने खड़ा होते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, और तुम जो करना चाहती हो वो यहाँ कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं मेरी कंपनीज में ऐसे लोगों को नहीं लेता जो सिर्फ अपनी बॉडी को दिखाकर पोस्ट पाना चाहते हैं। मेरी कंपनी में मुझे एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें इस कंपनी के से धक्के मार कर बाहर निकलवा दूँ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो लेडी डर गई क्योंकि उस पर्सन की आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप थी और डार्क थी। अगर वो लेडी एक पल के लिए भी वहाँ रुकी तो उसका ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चली गई। और वो पर्सन जो उस पर्सन के पास खड़ा हुआ था उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बॉस शांत हो जाइए। ये सुनकर उसने कहा, हाउ शान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे लोगों को कंपनी में एंटर मत करने दिया करो। तुम उसकी ड्रेस से ही देख सकते थे कि वो यहाँ किस इरादे से आई थी। ये सुनकर भाव शान ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस। उस पर्सन ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब बाहर जा रहा हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। पिछले 2-3 कैंडिडेट बिल्कुल ऐसे ही आए हैं। पता नहीं आजकल लोगों में टैलेंट ही नहीं है क्या, जो सब लोग बस अपने इस बॉडी को दिखाने पर यहाँ पर आ जाते हैं, और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। ये बोलकर वो बाहर जाने लगता है। ये था चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन विभूषण, जिसे बिजनेस वर्ल्ड में येलिंग पेट्रियार्क के नाम से जाना जाता है। एक यंग एज में ही अपने फादर के बिजनेस पर टेक ओवर लेने के बाद इस पर्सन ने अपनी फादर की कंपनी को एक अलग ही ऊंचाइयों पर भेज दिया है, और आज ये चाइना का बिजनेस टाइकून है और चाइना का नंबर 1 बैचलर है। ये पर्सन इतना कोल्ड है कि कोई इसकी आंखों में देखकर जम जाए। ये पर्सन किसी से को ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता, हमेशा बस अपने फेस को एक कोल्ड एक्सप्रेशन में चेंज करके रखता है, इसलिए सभी लोग इससे बस दूर रहना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइनली एक हाफ तावा भागता हुआ सा वांग जी उस कंपनी में आ चुका था, और वो तुरंत दौड़ता हुआ आया रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोला, एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप मुझे बता सकती हो कि ये इंटरव्यू कहाँ होने वाला है? ये सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट लेडी जो वहाँ पर बैठी हुई थी उसने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया। उसने वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखा। वांग जी की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वांग जी का पूरा बाल बिखरे हुए थे। वांग जी की जो शर्ट थी वो पसीने में भीगी हुई थी और उसके फेस पर भी पसीना आ रहा था।
और वांग जी का फेस जिसे वो बहुत ब्यूटीफुली सजा कर घर से निकला था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। लेकिन अगर कोई उसे देखे तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हॉट भी लग रहा था। लेकिन वांग जी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस लेडी ने वांग जी की तरफ देखा और उसने एक अजीब सा मुंह बनाया। ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी ने भी नोटिस की। लेकिन वो उस लेडी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि वांग जी के कपड़े कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वांग जी ने अपनी नज़रों को घुमाकर चारों तरफ देखा तो यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सूट्स पहन रखे थे या फिर बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। लेकिन वांग जी के कपड़े बहुत अच्छे नहीं थे। उसके पास एक अच्छे कपड़े हों भी कहाँ से, अगर उसके पास अच्छे कपड़े हों तो उसके पास खाने के लिए कुछ अच्छा चीज़ नहीं हो सकती। और अगर उसके पास खाने के लिए अच्छे कुछ हो तो उसके पास कपड़े के लिए पैसे नहीं बचते। इसीलिए उसने कपड़ों पर ध्यान देना कमी कर दिया था। और आज भी उसने अपनी उसके पास जितनी भी बेस्ट शर्ट्स थी उसको पहना हुआ था। लेकिन फिर भी ये यहाँ पढ़ने वाले यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने शर्ट पहन रखी थी, उनसे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो थी। लेकिन वांग जी को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि अगर उसे ये जॉब मिल गई तो वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा बहुत हद तक सुधर जाने वाली है क्योंकि यहाँ का जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए उसने अभी खुद के अपीयरेंस का कोई ध्यान नहीं दिया। और उस लेडी ने भी थोड़ी देर तक वांग जी की तरफ देखा और फिर उसे फ्लोर का नंबर बता दिया जहाँ पर ये इंटरव्यू हो रहा था। वांग जी ने उस लेडी को डीप 90 डिग्री बो करते हुए थैंक्स कहा। और उस लेडी ने जब ये जेस्चर देखा तो वो जो अभी फेस बना रही थी वो उसका दिल जैसे मेल्ट हो गया क्योंकि आज के ज़माने में इतना पोलाइट जेस्चर किसी का नहीं होता। यहाँ पर भले ही लोग इंटरव्यू देने ही क्यों ना आते हो लेकिन सब लोग खुद को जैसे इस कंपनी का CEO ही समझते हैं। रिसेप्शनिस्ट की कोई ज़्यादा इज्जत नहीं करता। लेकिन इस पर्सन ने उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखने के बाद भी उसकी इतनी रिस्पेक्ट की और ये देखकर उस लेडी के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद भी वो तुरंत एलिवेटर के पास गया और उस फ्लोर का बटन दबाया जहाँ पर उसे जाना था। और लगभग 5 मिनट बाद वो उस फ्लोर पर खड़ा हुआ था। लगभग सभी लोगों के इंटरव्यू एंड हो चुके थे, अब लास्ट में वही आया था। उसने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ लोग नहीं हैं तो उसने बिना सोचे समझे, उसे लगा कि वो लेट हो जाएगा तो वो बिना सोचे समझे उसी रूम में चला गया जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था। और जैसे ही उसने डोर को ओपन किया वो एक हार्ड चीज़ से टकराया और धड़ ही आवाज़ के साथ नीचे गिर गया। उसने अपने बैग को सहलाते हुए सामने की तरफ ऊपर देखा और सामने वाले पर्सन को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि सामने उसका आइडल खड़ा हुआ था, उसका लॉन्ग टाइम क्रश विभूषण, जिसको वांग जी ने कई मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पर, टीवी में बहुत जगह देखा है। और वांग जी के लिए ये पर्सन एक आइडल है। वांग जी भी बिल्कुल इसी की तरह बनना चाहता है, इसी की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। लेकिन उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि कंपनी में कदम रखते के साथ ही वो CEO से मिलेगा क्योंकि उसे तो लगा था कि कोई CEO के कुछ असिस्टेंट ही इंटरव्यू ले रहे होंगे तो क्या पता उसे किस पोस्ट पर जॉब मिलेगी और CEO को देख भी पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ वो CEO को अपने सामने देख रहा था और CEO सामने तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। उन टीवी शोज उन मैगजीन्स के कवर्स पर जो इस CEO की फ़ोटो होती थी उससे भी ज़्यादा वो सामने वाला पर्सन हैंडसम लग रहा था। वांग जी अपनी ड्रीम फैंटेसीज में खोया हुआ था। तभी उस सामने वाले पर्सन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हे लिटिल बॉय, तुम ठीक हो? और ये सुनकर वांग जी ने ऊपर देखा। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और वांग जी ये सुनकर शॉक था क्योंकि जहाँ तक उसने CEO के बारे में सुना है लगभग वांग जी ने CEO के बारे में सब कुछ जान रखा है क्योंकि ये इसका आइडल है तो सब कुछ जानना वांग जी के लिए ये कंपलसरी था। तो उसने जितना भी इस पर्सन के बारे में जाना है यहाँ तक वो इस कंक्लूजन पर पहुँचा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, किसी से सीधे में बात नहीं करता और बात भी करता है तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट से बात करता है। अगर सामने वाले पर्सन से इसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ये पर्सन किसी से बात नहीं करता। और इसकी टोन इतनी सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं होती जितनी वांग जी के पास हो रही थी। और वांग जी सब सोच रहा था तभी उस पर्सन ने अपना हाथ बढ़ाया जो कि और को नहीं बल्कि विभूषण था। वुजियान ने वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाया और उस वुजियान के फेस पर एक वो अपनी बत्तीसी को दिखाकर हंस रहा था। वो इतने अपने दादों को इतना दिखाकर हंस रहा था अगर कोई अभी उसके ऑफिस का एम्प्लॉय उसे यहाँ पर ऐसे देख ले तो सारे एम्प्लॉयज़ बेहोश हो जाए क्योंकि जब से सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ आए उन्होंने अपने बॉस को मुस्कुराते तक नहीं देखा है। और यहाँ पर ये पर्सन बेवकूफ़ों की तरह वांग जी को देखते हुए हंस रहा है। एक पल के लिए तो वांग जी खुद भी शॉक हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि वुजियान उसके लिए हाथ बढ़ा रहा है तो उसने भी अपने हाथ को वुजियान के हाथ में रखा तो वो खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़ों पर इनविजिबल डस्ट को साफ किया और वुजियान की तरफ देखा और फिर वो थोड़ी तरफ देखने के बाद उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। वो तुरंत 2 कदम पीछे गया और उसने वुजियान को 90 डिग्री बो करते हुए कहा,
मुझे माफ़ कर दीजिए सीईओ वूजियान, मैंने आपको देखा नहीं। ये सुनकर वूजियान ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे नहीं देखा, ऐसे भी गलती मेरी थी, मुझे ऐसे ही नहीं आना चाहिए था, तुम तो यहाँ इंटरव्यू देने आए होगे, राइट? ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। वह वूजियान जो अभी जिसके सिर में दर्द हो रहा था, जो इस इंटरव्यू रूम से बाहर निकलने वाला था, वो वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वहीं हाउ शुआन जो इन सब चीज़ों को देख रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने इस सब चीज़ को अपनी इन बेयर आइज के साथ देखा था। वो शैन की वो सॉफ्ट वॉइस जिसे सुनने के लिए वो मरा जा रहा था। उसे यहाँ पर काम करते हुए लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन इस पर्सन ने सॉफ्ट तो छोड़ो, ढंग से उससे बातें नहीं की, हमेशा बस उस पर ऑर्डर चलाता रहता है। और इस पर्सन के साथ उसने इतनी अच्छे से बात की। हाउशान को सिर्फ में जेलस फील हो रहा था अपने बॉस, ये बॉस या कहे कि बॉस कम फ्रेंड से ज़्यादा। खैर, अब वांग जी उन दोनों के सामने बैठा हुआ था। वांग जी ने अपनी सीवी को उस टेबल पर रखते हुए कहा, सीईओ ये मेरी सीवी है। ये बोलकर उसने उस हाउशान की तरफ देखा। हाउशान ने नोट किया और उसने उस सीवी को ले लिया। उस सीवी को थोड़ी देर तक जब तक हाउशान उस सीवी को पढ़ रहा था, उस रूम में कम्प्लीटली साइलेंस हो गया और वांग जी हाउशान की तरफ देख रहा था। वहीं वूजियान जिसकी नज़रें बस वांग जी पर गड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं वांग जी वूजियान की नज़रों को देख पा रहा था और उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर फिर उसने सोचा कि सीईओ उसे क्यों देखेगा, शायद उसे एक गलतफहमी हो रही है, इसलिए उसने नजरें उठाकर विंग की तरफ देखा, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि शायद ये उसकी गलतफहमी, आखिर सीईओ से क्यों देखेगा, यहाँ पर वो अकेला ही थोड़ी सी इंटरव्यू देने आया है, और भी तो आए होंगे। लेकिन जब उसने वूजियान की तरफ देखा तो वूजियान उसे ही देख रहा था, और सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि घूर रहा था और बेवकूफ़ों की तरफ मुस्कुरा रहा था। वांग जी को नहीं समझ आया कि आज सीईओ को हुआ क्या है। क्या आज सीईओ अच्छे मूड में है जो वो इतना मुस्कुरा रहे हैं? वही आउशा ने सीवी को देखा और कहा, तो ये तुम्हारी पहली जॉब है, राइट? ये सुनकर वांग ने नोट करते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और ये मेरा पहला जॉब है और मेरा पहला ही इंटरव्यू होने वाला है। ये सुनकर हौशवान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लेकिन हम यहाँ एक्सपीरियंस लोगों को लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी जितने भी पोस्ट यहाँ पर खाली है वहाँ पर सभी एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें किसी भी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम नए नए हो। ये सुनकर वांग जी का फेस जैसे उदास हो गया, क्योंकि हाउशान के कहने का मतलब था कि शायद वो उसे इस जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उसे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वांग जी के फेस पर जैसे ही उदासी आई, वुजडैन के फेस पर जो इतनी बड़ी वाली स्माइल थी वो एकदम से जैसे गायब हो गई। उसने घूर कर हाउशान की तरफ देखा। वही हाउशान जो फैक्ट की बात कर रहा था, क्योंकि पिछले जितने भी लोग थे या फिर जो इंटर्न थे, वांग जी की उम्र अभी इंटर्न करने की, वो किसी कंपनी में जाए और कुछ सीखे। अभी वांग जी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, वो इसी वजह से बोल रहा था। वो ये नहीं कर रहा था कि वो वांग जी को जॉब नहीं देगा, वो वांग जी को जॉब देने की सोच रहा था, क्योंकि वांग जी की सीवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वांग जी के हर डिग्री में हाई मार्क्स थे, जिससे उनकी कंपनी को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन वो ऐसे ही तो इतने हाई पोस्ट पर वांग जी को जॉब नहीं दे सकता। पर इससे पहले वो कुछ कह पाता या फिर वांग जी से ये कह पाता कि उसका मतलब ये नहीं था कि वो वांग जी को जॉब नहीं देने वाला, उससे पहले ही वूजियान ने हाउशान की तरफ देखा और फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सिलेक्टेड हो। और ये सुनकर हाउशान और वांग जी दोनों ने वूजियान की तरफ देखा, क्योंकि वांग जी ने भी यही एक्सेप्ट किया था कि एक दो इंटरव्यू में तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा उसके एक्सपीरियंस को लेकर, क्योंकि अभी उसी काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इस पर सीईओ ने कहा कि वो सिलेक्टेड हैं। यही सोच कर उसने वुजडान की तरफ देखा। वुजडान ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम सिलेक्टेड हो और आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट होगे। और ये सुनकर तो वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ इस दुनिया में हो ही नहीं। आज उसने सुबह किसका फेस देखा था? हाँ, आज तो उसने खुद ही का फेस देखा था। आज पहले तो उसे अपने आइडल से मिलने का मौका मिला, दूसरा उसके आइडल ने उसे खुद का पर्सनल असिस्टेंट रखा है, वो भी सिर्फ पहली मुलाकात में। ये तो सुनकर तो वांग जी को भी डांस करने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कैसे भी कंपोज किया। वो खड़ा और उसने वुजियान की तरफ वो करते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये जॉब देने के लिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा और अपने काम को पूरा दिल लगा के करूँगा। ये सुनकर वुजियान ने बस नोट किया। उसके बाद वुजियान खड़ा हुआ और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, रिसेप्शन पर जाओ और अपना अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट करो, और फिर हाउशान तुम इसे मेरे कैबिन में लेकर आओगे। ये सुनकर
हाउसवान ने कन्फ्यूजन में वूजियान की तरफ देखा, लेकिन वूजियान की आंखों को देखकर उसने कुछ नहीं कहा और बस नोट किया। और वांग जी ने तुरंत अपनी फाइल को लिया और वो उस रूम से तूफान की तरफ बाहर भाग गया और तुरंत रिसेप्शनिस्ट लेडी के पास गया। और रिसेप्शनिस्ट लेडी जिसे पहले ही सीईओ से मेल आ चुका था कि उसे वांग जी को उसका जो था वो ज्वाइनिंग लेटर देना था। और उस लेडी को भी पता नहीं क्यों पर खुशी हुई, क्योंकि वांग जी ने जिस तरह से उससे बात की थी, जिस तरह से उसकी रिस्पेक्ट की थी, शायद वो खुश थी कि वांग जी को फाइनली जॉब मिल गई है। तो उसने भी मुस्कुराते हुए वांग जी को उसका ज्वाइनिंग लेटर दिया। और जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर दिया, वांग जी फिर से उसी फ्लोर पर आ गया जहाँ पर वो इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पर हाउसवान उसका वेट कर रहा था। उसके बाद हाउसवान उसे सीईओ के केबिन में ले गया, जो इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर था। वहाँ पर जाने के बाद शुएंग ने वांग जी को उसका काम समझाया कि उसे क्या क्या करना है, कैसे करना है, कित और उसने वूशियान का आज का शेड्यूल भी वांग जी को बता दिया ताकि वांग जी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। ये काम बहुत ज़्यादा था और वांग जी अभी भी नया नया था, तो उसे गलती होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। लेकिन फिर भी वांग जी ने मन में ठान लिया था कि अगर उसे जॉब मिली है तो वो इस जॉब को पूरी ईमानदारी के साथ करेगा और अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि उसे अभी इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, उसका जो आइडल था इसी कंपनी में जॉब लेना, उसका एक एम्बिशन था जिसे उसने पूरा कर लिया है। लेकिन अब उसे अगर इस कंपनी में टिके रहना है तो उसे अपने काम को ठीक से करना होगा। और बस फिर क्या था, यहाँ से वांग जी की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी वो सब काम करता जो वूशियान उसे करने के लिए कहता। वूशियान का शेड्यूल तैयार करने से लेकर वूशियान के उसका दिन एंड कब होगा, वो सब वांग जी ध्यान रखा करता था। और इससे हाउसवान का काम बहुत ज़्यादा कम हो गया था और वो कहीं ना कहीं वांग जी के लिए थैंक्स था, क्योंकि जितने भी पर्सनल असिस्टेंट वांग जी से पहले थे वो ज़्यादा दिन तक वूशियान के पास टिक नहीं पाते थे, लेकिन वांग जी वूशियान के पास टिक रहा था। ये चीज़ हाउसवान के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि हाउसवान वूशियान का पर्सनल असिस्टेंट नहीं था, उसकी जॉब अलग थी। लेकिन जब कोई भी वूशियान के पास नहीं होता था या कोई भी वूशियान का पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार नहीं होता था, तो वो हाउसवान को ही सब कुछ संभालना पड़ता था। लेकिन अब जब वांग जी आ गया है तो उसे अपने काम से उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है और वो अपने हस्बैंड के साथ अब थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही लेता है। वही दूसरी तरफ वांग जी का जो बिहेवियर था वो वूशियान के साथ तो वही था कि वो वूशियान को अपना बॉस मानता था, अपना आइडल मानता था। हाँ, भले ही वूशियान उसका क्रश था, लेकिन वांग जी ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वूशियान कौन है, उसका स्टेटस क्या है और वांग जी कौन है। वांग जी एक ऑर्फन है और वूशियान इस चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तो पहले तो उन दोनों का एक साथ होना ही इम्पॉसिबल चीज़ है और ना ही वांग जी को नहीं लगता कि उन दोनों का कुछ होगा। और कभी कभी तो वांग जी सोचता है कि आखिर वो ये सब सोच क्यों रहा है, उसके बॉस गे नहीं है जैसे कि वो है, और उसके बॉस की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि वूशियान 26 से 27 साल का है, तो उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी ही होगा जो उससे भी कैपेबल होगा, जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा। तो वांग जी को ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए। वही वूशियान जिसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और वांग जी को भी कभी कभी तो शक होता था, क्योंकि वांग जी और उसका जो रिलेशन था वो सिर्फ बॉस और असिस्टेंट का होना चाहिए था। लेकिन वूशियान वांग जी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वांग जी ने ब्रेकफास्ट किया या नहीं, वांग जी ने लंच किया या नहीं, वांग जी सेफली घर पर पहुंच गया या नहीं, हर बार वूशियान उसका ध्यान रखा करता था। और यही चीज़ वांग जी को एक फॉल्स होप दे जाती थी, जिसे वांग जी नहीं रखना चाहता था। और वांग जी ने वूशियान से बहुत बार मना भी किया है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी को अपना ख्याल रखना खुद आता है। और ये सब करके वूशियान उसे बस झूठी होप दे रहा है, तो वो नहीं चाहता कि कोई उसे झूठी होप दो। लेकिन वूशियान तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ना तो वांग जी से कुछ कहता है, बस एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो वांग जी को दिया करता है वो उसका ख्याल रखा करता है। और ये चीज़ जितने उस कंपनी में जितने भी लोग थे उनकी आंखों से भी ओझल नहीं हुई थी, क्योंकि वूशियान वांग जी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। लंच वूशियान वांग जी के साथ ही किया करता था और ज़्यादातर वो लंच बाहर हुआ करता था। और कभी कभी तो वूशियान वांग जी को डिनर भी अपने साथ ही करवाता था और फिर खुद वांग जी को उसके घर में छोड़ कर आता था। और वांग जी को यहाँ पर काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और इस बीच में वूशियान और वांग जी का जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा सुधर चुका था। वूशियान वांग जी से बातें करता, घंटों वो बातें किया करता और थकता भी नहीं। और वांग जी को भी वूशियान की बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये पर्सन जहाँ तक वो जानता है किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और जब उससे बात कर रहा है तो वांग जी को अच्छा लगता था। और वांग जी भी कभी कभी बताया करता था कि उसने भी अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है, उसने क्या क्या सहा है। उसके पेरेंट्स ने बचपन में उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, तो बचपन से उसे ना तो पेरेंट्स का प्यार मिला, ना ही एक फैमिली क्या होती है उसे इस बात का पता है।
लेकिन जब से वुरजैन मिला है, जिससे उसे एक दोस्त मिल गया है, और सिर्फ वुरजैन ही नहीं बल्कि कंपनी में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके दोस्त हैं। एग्जाम्पल के लिए वेंचिंग, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है, और एक एक निहोई सांग, जो भी वांग जी का बहुत अच्छा दोस्त है। जब वांग जी के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, जब वुरजैन अपनी लॉन्ग मीटिंग में बिजी रहता है, तो वांग जी इन सबके साथ आकर बातें किया करता है, इन सबके साथ लंच करने जाता है। और वांग जी से बहुत ग्रेटफुल है उस दिन का जब वो CEO से मिला था, क्योंकि उसकी वजह से वांग जी को बहुत सारे दोस्त मिल चुके हैं। और वेंचिंग और न्यूसंग वांग जी को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, और दोनों ही वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। पर वांग जी को बहुत बहुत ज़्यादा कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से वो इस कंपनी में आया है, उसे 1 महीना हो चुका है। वो देख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो कंपनी में वो इंटरव्यू हो रहे हैं, और जितने भी पिछले जो काम करने वाले यहाँ पर वर्कर्स थे वो रिप्लेस हो रहे हैं, और उनकी जगह कुछ नए वर्कर्स आ रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लड़कियाँ होती थी या फिर मिडिल एज पर्सन होते थे। जबकि इस कंपनी को अभी यंग यूथ की ज़रूरत थी, लेकिन वांग जू ने इसमें समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन होगा या फिर इसका इल्यूजन होगा। आखिर ऐसा क्यों होगा कि लोग को रिप्लेस किया जाएगा। उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती होगी, इसलिए उसने अपने काम पर ध्यान दिया। वहीं आज एक लॉन्ग टायरिंग मीटिंग के बाद अब सबको घर जाने का टाइम हो चुका था, तो वेंचिंग और न्यू सांग भी घर जा चुके थे, और वांग जी से अब वुरजैन के शेड्यूल को क्लोज करके अपने घर जाना था। वांग जी ने वुरजैन के दूसरे दिन के शेड्यूल को आज ही बना लिया था, तो अब कल उसके लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो उसने आज जल्दी जाकर घर पर आराम करने की सोची। वो भी ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था, तभी वुरजैन के पास आया, तो उसने कहा, लेन वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने वुरजैन की तरफ देखा और कहा, यस बॉस। वुरजैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे साथ चल रहे हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, कहाँ बॉस? वुरजैन ने कहा, तुम मेरे साथ डिनर पर चल रहे हो। जिनकर वांग जी ने कहा, बॉस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर पर डिनर कर लूँगा, और वैसे भी आज मुझे जल्दी जाना है। ये सुनकर वुरजैन ने जैसे कोल्ड आइस के साथ वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, मैं बोल रहा हूँ कि आज तुम डिनर मेरे साथ ही करोगे तो तुम मेरे साथ ही करोगे, समझ आया? और इस बार वुरजैन की आवाज़ वो सॉफ्ट नहीं थी जो हमेशा की तरफ हुआ करती थी। उसकी आवाज़ में से कमांड था, और ये सुनकर वांग जी की बॉडी में जैसे शिवर दौड़ गया, और उसने अनकॉन्शियसली ही बस नोट कर दिया। और ये देखकर वुरजैन के फेस पर जैसे एक स्मिक आ गया। वांग जी के पास आया, उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे कार की तरफ ले जाने लगा। उसको कार में बैठाया, और वो कार रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन वांग जी को आज पता नहीं पहली बार वुरजैन से सिर्फ डर लगा। वुरजैन की वो आवाज़ जो पिछले 1 महीने से वांग जी से वो जिस तरह से बात करता था, ये आवाज़ पूरी तरह से अलग थी, और ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। वांग जी को सच में आज पहली बार वुरजैन से डर लगा। फिर भी उसने अपने माइंड को ये कहकर मना लिया कि शायद वो ही थका हुआ होगा, इसलिए उसने आवाज़ सुनी। लेकिन तो वुरजैन इससे ऐसी बात क्यों करेगा? वैसे भी उसी समय वुरजैन ने ये बातें की थी, और अब तो वुरजैन उसके साथ बिल्कुल किसी बच्चे की तरह फिर से बातें करने लग गया था, जैसे वो हमेशा क्या करता था, और वांग जी उसकी बातों को सुना करता था। ऐसे ही बातें करते करते वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर वुरजैन वांग जी को ले जाना चाहता था। अब वांग जी और विंग एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए थे। ये देखकर वांग जी को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, ना ही उसे सरप्राइज हुआ, ना ही उसे शौक लगा, क्योंकि वुरजैन अक्सर उसे ऐसे ही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लाता रहता है। लेकिन ये उन सभी से अलग था। उसने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, वो वुरजैन के साथ चलने लगा। वो रेस्टोरेंट जाने के बाद वो एलिवेटर में गए, और उस रेस्टोरेंट के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। वो रेस्टोरेंट के एक ओपन एरिया जिसे बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया गया था, और वहाँ से उस सिटी का व्यू बहुत ब्यूटीफुली दिख रहा था। और वांग जी अगर उस डेकोरेशन से मिसप्राइज नहीं हुआ होगा तो ये तो झूठ था, क्योंकि वांग जी को सच में वो डेकोरेशन बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और बिल्कुल किसी एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर की तरह लग रही थी। लेकिन वांग जी अपने ही थॉट्स पर हंसने लगा। उसने अपने ही माइंड में सोचते हुए कहा, बेवकूफ़ लेन वांग जी, तुम क्या सोच रहे हो? आखिर तुम्हारा बॉस तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर क्यों लेकर आएगा? ये तो हमेशा की तरह ही तो वुरजैन तुम्हें पहली बार तो डिनर पर नहीं लेकर आया, तो अपने इन दिमागी घोड़ों को दौड़ाना बंद करो और खाने पर फोकस करो। ये बोलकर उसने वुरजैन की तरफ देखा। वुरजैन ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और वो उस टेबल के पास ले गया जो ब्यूटीफुली अरेंज थी। वुरजैन ने वांग जी के लिए चेयर पुल की, और उसके बाद वांग जी बैठा, और फिर वुरजैन खुद बैठ गया। उसके बाद वुरजैन ने वांग जी के लिए फूड ऑर्डर किया। इस बीच वुरजैन ने वांग जी से उसकी हर एक फेवरेट चीज़ के बारे में पूछ लिया था, इसलिए
वुशियान को पता था कि वांग जी का क्या फेवरेट है और उसे खाना में क्या पसंद है, वांग जी का मूड कब कैसा होता है, उसे उसे कैसे बातें करनी है, ये सब वुशियान को बहुत अच्छी तरह से पता था। उनका फूड अराइव हुआ, उन लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया। डिनर कंप्लीट जैसे हुआ, वांग जी ने वुशियान की तरफ देखा और कहा, बॉस अब आपका डिनर भी हो चुका है तो मुझे चलना चाहिए। ये बोलकर वो उठकर जाने ही वाला था, लेकिन तभी वुशियान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, लंजा रुको। ये सुनकर वांग जी ने वुशियान की तरफ देखा। वुशियान की आंखों में एक जेंटलनेस थी, एक सॉफ्टनेस थी, और देखते ही देखते वुशियान अपने एक घुटने पर बैठ गया और ये देखकर वांग जी शॉक हो गया। वुशियान ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, लेन वांग जी, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से ही पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे तुम हमेशा मेरे पास चाहिए होते हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये फीलिंग मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे पहले किसी और लोगों से नहीं मिला। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं पहले रिलेशनशिप्स में भी रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे मुझे तुम्हारे साथ फील होता है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और ये सुनकर वांग जी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो ये सब सपना देख रहा है। हाँ, ये सपना ही तो हो सकता है। चाइना का मोस्ट या फिर कहें नंबर 1 बैचलर उसके सामने घुटने पर बैठा था और उसे प्रपोज कर रहा था। ये देखकर तो वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो भी बेहोश हो जाएगा। उसने वो हुसैन की तरफ देखा और कहा, पर बॉस, आप मुझसे प्यार कैसे कब और क्यों आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर हुसैन खड़ा हुआ और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, और मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकता। ये सुनकर वांग जी ने हुसैन की आंखों में देखा और कहा, पर बॉस, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, और आप कहा और मैं कहा। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे ये कहे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। मैं बस आपके पैसे के लिए आपके साथ हूँ। मैं इन ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहता। ये सुनकर जैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम भी मुझे प्यार करते हो, और अगर प्यार भी नहीं करते होगे तो तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि जिस तरह से तुम मुझे देखते हो मुझे सब पता चलता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और पर मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे अभी एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हें टाइम दूंगा। तुम सोच समझ कर अपना फैसला ले सकते हो। तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना लो, लेकिन मुझे हाँ सर, बस हाँ ही चाहिए। और ये सुनकर वांग जी की बॉडी में जैसे शिवर दौड़ गया। जैसा कि वांग जी ने कहा कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वुशियान सिर्फ एक पर्सन नहीं है, उसमें जैसे 2 पर्सनैलिटी होती है। अभी जब वुशियान वांग जी को प्रपोज कर रहा था, वो वुशियान की आवाज़ अलग थी, और जब वुशियान ने ये कहा कि उसे सिर्फ हाँ चाहिए, इस सेंटेंस में वुशियान की आवाज़ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। और ये देखकर वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसने वुशियान की आंखों में देखा। वुशियान की आंखों में सिंसियरिटी दिख रही थी। वह वुशियान की आंखों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, वो वांग जी के साथ खेलना चाहता है। और वांग जी ने भी अनकॉन्शियसली नोट कर दिया। जैसे ही वांग जी ने नोट किया, वुशियान ने वांग जी को बस खींच कर टाइटली हक कर लिया, और वांग जी ने भी अनकॉन्शियसली ही वुशियान को हक कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए। थोड़ी देर बाद वुशियान ने उस हक को ब्रेक किया और वांग जी की तरफ देखा। मूनलाइट उन दोनों के ऊपर ही गिर रही थी, और वहाँ पर जो लाइटें जली हुई थी वो इस व्यू को और ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी। पास वाली कैंडल जल रही थी, और वहाँ पर एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी जो इस माहौल को रोमांटिक और ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी। वो हुसैन का हाथ वांग जी की चीख पर चला गया, और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की तरफ झुकने लगे। दोनों के ही लिप्स कब टच हो गए दोनों को ही रियलाइज़ नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे को सॉफ्टली किस करने लगे, और वो सॉफ्ट किस कब अग्रेसिव हो गया दोनों को ही रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब दोनों को ही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी तो दोनों ने ही लिप्स किस को ब्रेक किया, और वो जैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं हमारे रिलेशनशिप में कोई जल्दबाजी नहीं चाहता। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम टाइम लो। ये बोलकर उसने वांग जी के फोरहेड पर किस किया, और वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई और आंखों में आंसू, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया। ऐसा ट्रीटमेंट वांग जी को ये पहली बार मिल रहा है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसके बाद उन दोनों ने थोड़ा और टाइम वहाँ पर बिताया, और फिर वो उस रेस्टोरेंट से निकल गए। जब वो लोग एलिवेटर से ग्राउंड फ्लोर पर आए, और जब वो दोनों जा रहे थे तो किसी जो कुछ लोग वहाँ पर
वहाँ पर एक रेस्टोरेंट एरिया था जहाँ पर नॉर्मल लोग भी बैठकर खाना खा रहे थे। वो दोनों जब निकल कर जा रहे थे तो कुछ लड़के जो वहीं बैठे हुए थे वो वांग जी को अजीब निगाहों के साथ देख रहे थे, और वांग जी को जैसे वो अपनी उन आंखों से ही खाना चाहते हो। वो लोग इसी तरह से वांग जी को देख रहे थे, लेकिन वांग जी का ध्यान था ही नहीं। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए वो तो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही था। लेकिन कोई था जिसकी निगाहें वहाँ चली गई थी, और उसके फेस पर एक एविल स्मिक था। वहीं दूसरी तरफ वू जियान ने वांग जी को उसके घर पर ड्रॉप किया, और वो दोनों वांग जी के घर के बाहर खड़े हुए थे। वू जियान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो तैयार रहना। ये सुनकर वांग जी ने वू जियान की तरफ देखा और कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगा ना। ये सुनकर वू जियान ने कहा, मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, और वैसे भी अभी हमें हमारे रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई है, तो मुझे कुछ एफर्ट तो करने दो ताकि तुम मुझे पसंद करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ एफर्ट ट्राई नहीं करूँगा तो तुम मुझे पसंद कैसे करोगे। ये बोलकर वू जियान ने पाउट किया, और ये देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद उसने कहा, तो ठीक है मैं चलता हूँ। ये बोलकर वू जियान ने कहा, जाओ। वांग जी ने कहा, तो मैं सच में जाऊँ। वू जियान ने कहा, हाँ जाओ। वांग जी ने कहा, तो तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं जाऊँ। ये सुनकर वू जियान ने उस हाथ की तरफ देखा जो उसने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ रखा था। वो ऑकवर्डली मुस्कुराने लगा और उसने हाथ को छोड़ दिया और कहा, आई एम सॉरी। इसमें वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं। ये बोलकर उसने गाड़ी का गेट खोला, और वो उतरने ही वाला था, लेकिन उतरने से पहले वो घूमा और उसने वू जियान के चीख पर एक किस किया, और फिर बिना घूमे वहाँ से बस दौड़कर अपने घर के अंदर चला गया। और इस एक्शन से एक पल के लिए तो वू जियान अपने जगह पर ही फ्रोज हो गया, लेकिन फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई, और वो स्माइल धीरे धीरे एक स्मिक में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्सन वो वू जियान हो ही नहीं जो भी वांग जी के साथ था। उसने अपनी कार को स्टार्ट किया और वो अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गया। वहीं एक रूम में जहाँ पर एक पर्सन को बर्फ़ की सिली पर लेटाया गया था, और वो पर्सन लगभग हाफ नेकेड था। सिर्फ उसके प्राइवेट पार्ट को ढकने के प्राइवेट पार्ट ढका हुआ था, नहीं तो पूरा वो नेकेड था, और उसी नेकेड पर्सन को उस सिली पर लेटाया गया था। और वो बहुत बुरी तरीके से उसको शायद इतना मारा गया था कि वो उसके शरीर पे हर जगह निशान लगे हुए थे। वो रेड एंड ब्लू मार्क उसके पूरे शरीर पे थे, और फेस पर भी बहुत ज़्यादा मारने के निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी, और वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। और वहीं उसी रूम में एक पर्सन जो एक लॉन्ग काउच पर बैठा हुआ था, उसके लेग्स क्रॉस थे, और उस सामने वाले पर्सन को देखकर वो पर्सन जो काउच पर बैठा हुआ था वो जैसे मज़े ले रहा था। वो खड़ा हुआ, उसने पास वाले टेबल पर बहुत सारे टूल्स रखे हुए थे जिससे सामने वाले पर्सन को टॉर्चर किया जा सके। उसने एक रोड को उठाया जो कि बहुत भारी थी, और वो उस पर्सन के पास गया और उस पर्सन की पीठ पर मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत के भी कैसे हुई उस पर्सन को देखने की जो सिर्फ मेरा है। तुम्हें पता है आज तक मैंने उस तरीके से उसे नहीं देखा जैसे आज तुम उसे देख रहे थे। शुक्र मनाओ कि वो उस वक्त मेरे साथ था, नहीं तो मैं उस वक्त ही तुम्हारी जान ले लेता। ये बोलकर उसने उस पर्सन की तरफ देखा, और उस पर्सन ने लगभग कांपते हुए और भीख मांगते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब से मैं किसी को नहीं देखूंगा, प्लीज़। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन उस पर्सन के फेस पर एक जैसे स्मिक था, और उसे सामने वाले पर्सन को दर्द में देखकर मज़ा आ रहा था। उसने पास ही से एक रोड उठाया, रोड नहीं जिस किसी एक सरिया टाइप को उठाया जो आगे से पूरी तरह से होट था और वो लाल हो रखा था। उसने वो उस पर्सन के पास गया और उसने कहा, तुमने इन्हीं आंखों से उसे देखने की कोशिश की, तुमने इन्हीं आंखों से उससे तुम्हारे इन्हीं आंखों से तुमने उसे देखा और अपने दिमाग में ऐसी डिस्गस्टिंग चीज़ें लाई। तो अब क्या हो जब मैं तुम्हारी आंखें ही ना रहने दूँ, तो फिर तुम कैसे देखोगे। ये बोलकर उसने बिना किसी मर्सी के उस पर्सन की आंखों में बस उस रोड को दे मारा, जिससे उस दोनों पर्सन की दोनों आंखें फूट गई और उस आंखों से खून आने लगा। वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, वो पूरा जो रूम था उस पर्सन के चिल्लाने से गूंज रहा था। लेकिन सामने वाला पर्सन किसी साइको की तरह बस हंसे जा रहा था, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो सामने वाले पर्सन को दर्द में देखकर मजा आ रहा था। और उस रूम से बाहर जो बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे उन लोगों की रूह कांप रही थी, और उन लोगों ने अपने दिमाग में एक नोट बना लिया था कि जो चीज़ इस पर्सन की है उसे नहीं देखना, और इस पर्सन से कभी भी पंगा मत लेना, नहीं तो ये पर्सन आपको इतना ब्रूटली मार देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद वो पर्सन
उन रोड्स को नीचे रखता है और उस पर्सन के बालों को पकड़ते हुए कहता है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तुम तड़पोगे और तड़प तड़प कर मरोगे, तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। ये बोलकर वो पास खड़े वाले पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, इसे बहुत ब्रूटली मार दो और ऐसा दिखाना है जिससे एक्सीडेंट हुआ है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके साथ ये सब किसने किया है। ये सुनकर सामने वाले पर्सन ने नोट करते हुए कहा, जी सर, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ये सुनकर उस पर्सन ने वो रूम से बाहर चला गया। उसने अपने हाथों को पोंछा जिस पर खून लगा हुआ था और उसकी शर्ट पर भी खून लगा हुआ था, इसलिए उसने अपनी ड्रेस को चेंज किया और फिर वो उस रूम से बाहर निकल गया। नहीं, दूसरी तरफ अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। ईबो जब कल रात खुशी खुशी अपने बेड पर आकर सो गया था, वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। आखिर खुश हो भी क्यों ना, उसके लॉन्ग टाइम क्रश ने उसे प्रपोज किया था। उसके साथ रिलेशनशिप में होने के लिए उसकी परमिशन मांगी थी, तो वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए वो हैप्पीली सोया था। सुबह वो सो ही रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। एक दो बार तो वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हुई, इसीलिए उसने उस फ़ोन को उठाया नहीं। लेकिन फिर जो वो फ़ोन बजता ही रहा तो फिर वांग जी इरिटेशन फील होने लगी और उसने फ़ोन को उठाया और कहा, बिना उस कॉलर आईडी को देखे कि फ़ोन पर कौन है, और कहा, कौन है, सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। और यह सुनकर सामने वाले पर्सन ने कहा, बाबे तुम अभी तक उठे नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि सुबह तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और यह आवाज़ सुनकर वांग जी तुरंत बेड पर उठकर बैठ गया। उसने कहा, सर। ये सुनकर वींग ने कहा, सर मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे वींग बुलाया करो। मुझे सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो विंग, क्या तुम नीचे हो। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो जल्दी से उठो, तैयार हो और जल्दी से बाहर आओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बाथरूम में गया, फ्रेशन अप हुआ, तैयार हुआ और तुरंत बाहर आ गया, जहाँ पर विंग अपनी कार पर लीन होकर खड़ा हुआ था। ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई। वो वुरजियान के सामने जाकर खड़ा हो गया और वुरजियान जिसे उम्मीद थी कि उसका बॉयफ्रेंड आएगा और उसे हक करेगा, लेकिन वांग जी ने तो उसे हक किया ही नहीं, तो उसने खुद ही आगे बढ़ा, उसने वांग जी को हक कर लिया और कहा, गुड मॉर्निंग बाबे। ये सुनकर वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए। उसने भी वुरजियान को फिर से किया और कहा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद वुरजियान ने वांग जी को अपनी कार में बिठाया और वो लोग रेस्टोरेंट के निकल गए। वुरजियान वांग जी को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जा रहा था और ये देखकर वांग जी सच में बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो चुका था और अब उन दोनों के रिलेशनशिप को बने हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। इस बीच दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वुरजियान वांग जी का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और अब तो वुरजियान वांग जी को अब एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था और वांग जी को वुरजियान का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगता था। इस बीच वुरजियान और वांग जी ने एक दूसरे की लाइफ के कुछ ऐसे अनकही किस्से शेयर किए थे जो शायद उन दोनों के अलावा उन दोनों की लाइफ में जो करीबी इंसान है वही जानते थे। वांग जी को कभी बचपन से फैमिली का प्यार नहीं मिला, लेकिन वुरजियान उसे अपनी फैमिली से मिलाने के लिए ले गया और वुरजियान की फैमिली को भी वांग जी सच में बहुत पसंद आया और उन्होंने उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। और ये सोच कर तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और अब वो हफ्ते में 1 या 2 बार वुरजियान के घर जाया करते और उनके पेरेंट्स से मिला करते। वांग जी सच में बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके लाइफ के जो ड्रीम्स थे, जो भी अकेलापन था, जो भी लोनलीनेस उसकी लाइफ में थी, वो सभी एकदम से गायब हो रही थी। वुरजियान अब उसे अकेला नहीं रहने देता था और कभी कभी तो वुरजियान अब उसके पास ही सोने लगा था। हालांकि उन दोनों ने अपने रिलेशन को दूसरे स्टेप पर अभी तक नहीं बढ़ाया था, लेकिन फिर भी वांग जी बहुत खुश था। वो दोनों एक दूसरे को कड़ल कर सोते, एक दूसरे को किस करते, एक दूसरे के साथ कभी कभी तो ऑफिस में मेकआउट करने लग जाते। तो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन अब वांग जी को बहुत कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि वुरजियान का जो बिहेवियर था वो दिन ब दिन बदल रहा था। वुरजियान वांग जी को लेकर और ज़्यादा पॉजिटिव हो जा रहा था और अब वांग जी को जो पहले लग रहा था कि शायद इन एम्प्लॉयर्स को लेकर उसे कुछ इल्यूजन हुआ है या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये उसे अब गलत लगने लगा था। क्योंकि जैसा कि उसने पहले भी कहा था, अब कंपनी में जितना भी स्टाफ था वो नया आ चुका था और बाकी का स्टाफ बहुत कम, पहले का तो बहुत कम स्टाफ बचा था। सिर्फ वेंचिंग, निहुई सांग और बहुत कम थे जो पहले के भी बचे हुए थे। और आजकल चाइना के हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही बात होती थी कि लगभग अब एक 4 से 5 दिन में लाशें मिल रही थी और वो भी बहुत ज़्यादा
हर 4 से 5 दिन में एक लाश मिल रही थी और उस लाश की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत ब्रूटली उस लाशों को बिगाड़ा गया था या बहुत ब्रूटली उनकी उनकी डेथ की गई थी या उनको मारा गया था। और ये पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर ये कर कौन रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे कोई एक्सीडेंट हो या मर्डर हो ही ना। और यही चीज़ वांग जू कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, कहीं तो जुड़ा हुआ है और वांग से कुछ तो छूट रहा है। लेकिन फिर वो उसने अपने दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं दिया और बस अपने रिलेशनशिप को वूजांग के साथ एंजॉय किया। और अब आज सीएन एंटरप्राइजेज में एक बहुत बड़ी पार्टी थी, क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की थी। इस वजह से वूजा ने सबको पार्टी दी थी और वांग जी भी इस पार्टी में आया था। उसने एक ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस पहन रखी थी और अब वांग जी की इतनी इनकम होती थी या फिर इतनी इतनी सैलरी उसे मिल जाती थी कि वो अब अच्छे कपड़े खरीद सके, अच्छे खाना खा सके। वैसे तो जैसे वांग जी को खाना खिलाने का सारा टेंडर जो था वो वूजियान ने ले रखा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक वूजियान वांग जी वूजियान के साथ ही क्या करता था। अब तो उन दोनों को जैसे ऐसा हो गया था कि वो बस एक घर में नहीं रह रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल किसी हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चेंज पूरा ऑफिस देख रहा था, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वांग जी सिर्फ वूजियान सिर्फ वांग जी को लेकर ही सॉफ्ट था, नहीं तो बाकी के लिए उसका एटीट्यूड अभी भी वही था जो पहले हुआ करता था। अब वांग जी ब्यूटीफुल एक वाइट सूट पहन कर आया था, जिसमें सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम या कहे कि प्रिटी ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी जब पार्टी में आया तो वो न्यू सांग और वेंचिंग से बातें करने लगा। वही वूजियान जो काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था, वो वांग जी को ही देखे जा रहा था। उसके हाथ में वाइन का एक ग्लास था जिसे उसने टाइटली होल्ड कर रखा था, और अगर थोड़ा सा और वो जोर लगा था तो वो ग्लास चूर चूर होकर उसके हाथ में आ जाता था। वो वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखों में कुछ तो था जो शायद कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो जियान की आंखों में कुछ तो था। उधर वांग जी जो हंस हंस कर बातें किया जा रहा था। फिर उसने वेंजिंग की तरफ देखा और कहा, जी मुझे वॉशरूम जाना है, मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम के लिए निकल गया। इस बात से अनजान की दो आंखें बहुत ही लस्टफुली उसे ही देख रही थी। वांग जी वॉशरूम गया, उसने अपना बिजनेस कंप्लीट किया और वो हाथ धो रहा था। तभी उसने आईने में से पीछे देखा तो वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था, और वांग जी इस पर्सन को अच्छी तरह से जानता है। ये भी एक न्यू पर्सन है जो कंपनी में आया था अभी कुछ दिनों पहले, और वांग जी इससे कुछ ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से वांग जी को देखता है वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसलिए आज भी उसने अपने हैंड्स को वॉश किया और वो बाहर जा रहा था। तभी उस पर्सन ने, जिसका नाम सेम था, उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, है ब्यूटीफुल, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। वांग जी ने जब किसी की प्रेजेंस अपने हाथ में फील की तो उसे उस पर्सन की टच से डिस्गस्ट फील होने लगा। उसने अपने हाथ उछालने की कोशिश की, कहा, सेम छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। ये सुनकर सेम ने कहा, बदतमीजी? अभी मैंने बदतमीजी की कहाँ है, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है। वैसे तुम जा क्या रहे हो, वैसे भी पार्टी बहुत बोरिंग है, वहाँ पर कुछ हो तो नहीं रहा, क्यों ना हम दोनों यही अपना टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करें। ये सुनकर वांग जी ने डिस्गस्ट में उस सेम की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा मुझे छोड़ो अभी के अभी। ये सुनकर सेम ने कहा, प्रिंसेस मैं तुम्हें छोड़ने तो नहीं वाला। ये बोलकर वो वांग जी को वॉल पर पुश कर देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वांग जी भी स्ट्रॉन्ग है, वो उसे धक्का मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे सेम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वांग जी शर्ट्स के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे। सेम का जो फेस था वो वांग जी की नेक में था और वहाँ पर किस कर रहा था। वही वांग जी अपने दोनों हाथों से उसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेम ने उसके हाथों को वॉल पर पिन कर रखा था। और तभी उस धड़ की आवाज़ के साथ उस वॉशरूम का गेट ओपन होता है और सामने वाला पर्सन गुस्से में उन दोनों की तरफ देखता है। वांग जी जो स्ट्रगल कर रहा था, छोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे इन सब चीज़ों को लेकर। तभी उसने सामने की तरफ देखा गेट पर, तो वहाँ पर वूजियान खड़ा हुआ था, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वूजियान था, क्योंकि उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वांग जी ने जब उसे देखा तो उसे एक लिटिल होप मिली, लेकिन अगले ही पल वूजियान उनके पास आया। उसने सेम को बालों से पकड़कर वांग जी से अलग किया और एक किक उसके पेट में मारी, जिससे सेम बहुत दूर जाकर गिरा। वही वूजियान ने वांग जी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, लिप्स पर बाइट मार्क्स थे। वूजियान ने वांग जी के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा और उसे खींचकर उस वॉशरूम से बाहर ले जाने लगा, लेकिन उससे पहले उसने सेम की तरफ देखा और फिर वहाँ से निकल गया। वूजियान वांग जी को रूम
उस कंपनी के बैक गेट डोर से बाहर लेकर आया, क्योंकि सामने बहुत सारे लोग थे या फिर पेपराजीज भी थे जो वहाँ पर वुजैन का वेट कर रहे थे। अगर वुजैन सामने से जाता तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती, इसलिए वुजैन बाहर से जा रहा था। उसने वांग जी के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। वही वांग जी जिसे पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा पेन में था, और जब वुजैन ने उसके रिस्ट को इतना टाइटली होल्ड कर रखा था तो उसे और ज़्यादा पेन हो रहा था। वो खुद को वुजैन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वुजैन जैसे उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उसके हाथ को टाइटली होल्ड कर रखा था, और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वुजैन अपने होश में ही ना हो। वुजैन उसे बैकडोर से बाहर की तरफ ले जाने लगा, जहाँ पर एक गाड़ी ऑलरेडी ही खड़ी हुई थी। वांग जी ने जब उस गाड़ी को देखा तो सामने वेनिंग खड़ा हुआ था, जो वुजैन का एक पर्सनल ड्राइवर है। वेनिंग ने जब देखा कि वो दोनों आ रहे हैं तो वेनिंग ने तुरंत गेट को ओपन कर दिया, और वुजैन ने बिना सोच समझे वांग जी को लगभग गाड़ी में फेंक दिया, और उसकी वजह से वांग जी का जो फोरहेड था वो उधर खिड़की से टकराया। इसकी वजह से वांग जी के सिर पर चोट लग गई। उस खिड़की का कांच भी हल्का सा क्रैक हो गया, और उस वजह से वांग जी के सिर में चोट लग गई। वांग जी के माथे से खून आने लगा, लेकिन वुजैन को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बार बार अपनी मुट्ठियों को भींच रहा था और खोल रहा था, भींच रहा था और खोल रहा था, लेकिन वांग जी के सिर से खून बह रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी बेहोश हो जाएगा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ। वहाँ पर तो विक्टिम वो था ना, तो वुजैन इतना गुस्सा क्यों है, और वो उस पर इतना गुस्सा क्यों है। लेकिन वह कुछ कहने की हालत में नहीं था। वो बस अपने सिर पर अपने हाथ रखा हुआ था और उस खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना हैंकी निकाल लिया था, जिसकी वजह से वो उस खून को साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद चोट थोड़ी गहरी लगी थी, इस वजह से ब्लड बाहर आए जा रहा था। और लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद अब वो लोग वी मेंशन के बाहर खड़े हुए थे। वो जैन तुरंत उस गाड़ी से निकला और उसने फिर से वांग जी की तरफ से गेट खोला, और वांग जी को बिना किसी परमिशन के उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और फिर से उसे खींचकर उस घर के अंदर ले जाने लगा। वही वांग जी जिसे अब उसकी आंखें ब्लरी हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पेन हो रहा था। पहले तो जिस तरह से उस सेम ने उसके हाथों को पकड़ रखा था, उस वजह से वांग जी को पेन हो रहा था, और अब जिस तरह से वुजैन उसे ट्रीट कर रहा था, वांग जी को उस चोट से उतना पेन नहीं हो रहा था जितने वुजैन के इस बिहेवियर को देखकर पेन हो रहा था। हाँ, वुजैन का गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन वुजैन उसे हर्ट कर रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वुजैन उसे इस तरह से हर्ट करेगा, क्योंकि अब तक जिस तरह से उसने वुजैन को देखा था, वुजैन एक केयरिंग पर्सन है, केयरिंग बॉयफ्रेंड है, केयरिंग पार्टनर है, जो हमेशा वांग जी का ख्याल रखता है। वो वांग जी को छोटी सी चोट भी नहीं लगने देता, और अगर वांग जी को छोटी सी चोट भी लग जाए तो वो ऐसे ट्रीट करता है वांग जी को जैसे वो कोई बेबी है, और वांग जी को बहुत बड़ी चोट लगी हो। वो वांग जी को सारा दिन बेबी सिट किया करता था। जब भी वांग जी को छोटी सी भी कहीं खाना बनाते वक्त या फिर चलते वक्त उसके पैर या हाथ में चोट लग जाती थी, तो लेकिन अभी अभी वो जैन उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वो इनविजिबल है, जैसे वो वांग जी वुजैन को जानता ही ना हो, जिसे वो इतने दिनों से जानता था। ये वुजैन उसे बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, वुजैन ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। वुजैन वांग जी को पकड़कर अंदर ले जा रहा था। वहीं मिस्टर एंड मिसेस वी जो लिविंग रूम में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैसे उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें लगा कि शायद वुजैन आ गया, इसलिए उन्होंने डोर की तरफ देखा, लेकिन सामने वाला नज़ारा देखकर एक पल के लिए तो वो भी शॉक हो गए, क्योंकि वांग जी लड़खड़ा रहा था, और वांग जी जिस तरह से चल रहा था, वांग जी के चलने से ही पता चल रहा था कि वांग जी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। वांग जी का सिर घूम रहा था, इसलिए वो चलते चलते हर चीज़ से टकरा रहा था, और वांग जी को चोट लग रही थी, लेकिन वुजैन जिसे अपने होश में था ही नहीं। वुजैन खींच कर वांग जी को ले जा रहा था। तभी मिसेस वुजैन के सामने आई और उसने कहा, विंग, ये सब क्या कर रहे हो तुम। लेकिन विंग जैसे होश में था ही नहीं, उसने मिसेस वी को अपने सामने से हटाया और वांग जी को ऊपर की तरफ ले जाने लगी। मिसेस वी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और मिस्टर वी ने नोट किया, और वो दोनों ही उनके पीछे जाने लगे। मिस्टर वी वुजैन के सामने आए और उन्होंने कहा, विंग, क्या कर रहे हो तुम, होश में आओ। लेकिन विंग ने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, मेरे सामने से हट जाइए मिस्टर वी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सुनकर वांग जी, मिस्टर वी और मिसेस वी तीनों की रूह काम कर गई। वुजैन के पास बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी, लेकिन मिस्टर वी ने वुजैन की तरफ देखा और कहा, विंग, होश में आओ, फॉर फकिंग शेक, होश में आओ, तुम कर क्या रहे हो। ये सुनकर वुजैन थोड़ा सा जैसे घबराया हो, लेकिन फिर से उसने वांग जी की तरफ देखा और उसने वांग जी के सिर पर ब्लड देखा, तो जैसे उसके एक सेंस एक्टिव हुआ और उसने वो
मिस्टर वी की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा विचांग से मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस बार ये बात उसने बहुत ज़्यादा चिल्ला कर की थी। इस वजह से एक पल के लिए तो विचांग से भी 2 कदम पीछे हो गए। लेकिन एक बार मिसेस वी आ गया और उन्होंने वुशियान के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, वुशियान होश में आओ, विंग अभी के अभी बाहर आओ, विंग होश में आओ। ये बोलकर वो जग जोड़ने लगी और वो नाम अलग था। वांग जी वुशियान को विंग बुलाता है, लेकिन बाहर वुशियान को वुशियान ही बुलाता है। और अभी उसके पेरेंट्स उसको विंग बुला रहे थे, ना कि वुशियान। और जैसे जैसे वो विंग का नाम ले रहे थे, जैसे विंग होश में आ रहा था, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही थी। वो जिसके आगे अभी गुस्से में लाल थी, जिसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, वो धीरे धीरे शांत हो रहा था और वो आके उसकी नॉर्मल हो गई। वुशियान ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और कहा, माँ, बाबा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और आप लोगों के फेस पर इतनी टेंशन क्यों है? यह सुनकर एक पल के लिए तो मिस्टर एंड मिसेस वी ने डीप ब्रीथ ली। और वही वुशियान जिसने देखा कि उसने किसी के हाथ को पकड़ रखा है, तो उसने घूम कर देखा तो वहाँ पर वांग जी था। और उसने जब देखा कि वांग जी फोरहेड पर चोट लगी हुई है, एक पल के लिए तो वो डर गया। उसने वांग जी के पास जाते हुए कहा, लंजा, तुम्हें चोट कैसी लगी? पर वांग जी जिसने वो ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अभी भी वांग जी के दिमाग में वही सीन चल रहा था जब वुशियान ने उसे ज़बरदस्ती उस कार में फेंका था। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसलिए जब वो विंग ने उससे पूछा तो वो 2 कदम पीछे चला गया और गिरते गिरते बचा। उसने वुशियान की तरफ देखा और कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी मत आना। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा और विंग को नहीं समझ आ रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है। उसने कहा, बाबेर, लंजा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, मुझे इसे ट्रीट करने दो। लेकिन वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो अपने कदमों को पीछे लेने लगा और कहने लगा, दूर हो मुझसे, प्लीज़ दूर हो मुझसे, मेरे पास मत आना। ये बोलकर वो बस बड़बड़ाया जा रहा था। और विंग जिसे वांग जी के शब्द सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को चीर रहा, उसके दिल में हज़ारों जख्म दे रहा हो। उसने आज तक वांग जी को ऐसे कभी नहीं देखा। उसका लवर उससे डर रहा है, उसका बाबे उससे डर रहा है। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? प्लीज़ मुझे तुम्हें ट्रीट करने दो। देखो तुम्हारे हाथ से और सिर से खून आ रहा है, प्लीज़ भाभी मुझे तुम्हें ट्रीट करने दो। लेकिन वांग जी सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और मिस्टर एंड मिसेस वी जो ये सब देख रहे थे, मिसेस वी वांग जी के पास गए, उन्होंने वांग जी को उन्होंने संभाला। और मिस्टर वी विंग के पास आए और उन्होंने कहा, विंग, मेरे साथ चलो। विंग ने अपने फादर की तरफ देखा। विंग की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वांग जी को जो लेकर आया था वो विंग था ही नहीं। विंग की आंखों में आंसू थे और अभी थोड़ी देर पहले वांग जी को हर्ट करने वाला भी विंग ही था। विंग ने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, फादर, ये लंजा को क्या हुआ? इसे चोट क्यों लगी? क्या क्या उसने इसे चोट पहुंचाई है? ये सुनकर मिस्टर वी ने बस नोट किया। और ये सुनकर विंग को जिसे आज पहली बार गुस्सा आया, उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, वुशियान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लंजा को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से अपने फादर के साथ चला गया, क्योंकि मिस्टर भी देख सकते थे कि वुशियान की हालत फिर से ख़राब हो रही है, उसकी आंखें फिर से रेड हो रही है। इसलिए उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से ले गई। वही वांग जी जो लगभग बेहोश होने के कगार पर था, वो मिसेस वी वो वांग जी को एक रूम में ले गए। जैसे उन्होंने वांग जी को बेड पर बैठाया, वांग जी बेहोश हो चुका था। मिसेस वी ने वांग जी को बेड पर लेटाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर आया। उसने वांग जी को ट्रीट किया और मिसेस वी की तरफ देखते हुए कहा, मिसेस वी, इसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, इसका ध्यान रखना। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे थोड़ी देर पहले पैनिक अटैक आया था, इसलिए इतना बेहोश हुआ है। इसका ध्यान रखना। अगर अब इसे कुछ ऐसी चीज़ पता चली जिससे इसे फिर से पैनिक अटैक आया, तो मुझे नहीं पता है कि इसके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे कुछ तो इसके साथ प्रॉब्लम है। इसे पैनिक अटैक आते हैं और शायद ये अभी से नहीं बल्कि पहले से आते हैं, तो इसका ख्याल रखना। ये सुनकर मिसेस वी ने नोट किया और उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से जा चुका था। और मिसेस वी वांग जी के पास बैठ गए। उन्होंने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे लगा था कि जब वो तुम्हारे पास होता है तो वो खुद को कंट्रोल कर पाता है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। उसने आज खुद पर से कंट्रोल खो दिया। और अगर थैंक गॉड वो तुम्हें यहाँ ले आया, अगर वो तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। मैं भगवान का शुक्र
कर रही हूँ कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि हम उसे कंट्रोल कर पाए, नहीं तो। ये बोलकर जैसे मिसेस वी पास्ट मेमोरीज में चली गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ सैम, जो अभी वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही डिस्गस्टिंगली वांग जी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब वो किसी चीज़ पर लटका हुआ था, उसके दोनों हाथों को रोड से बांधा गया हुआ था और उसके दोनों पैरों को भी बहुत टाइटली बांधा गया था। और सामने उसके एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उसे टच करने की? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से आज मुझसे क्या हो गया? वो पर्सन जिसे मेरे बाहों में सुकून मिलता था, वो पर्सन जो मुझसे ये कहता था कि जब वो मेरी बाहों में होता है तो उसे घर वाली फीलिंग होती है, वो पर्सन जिसे मेरी बाहें उसका वर्ल्ड लगती थी, आज वो मुझसे डर रहा था। आज वो मुझसे और विंग से दूर जा रहा था। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उसके साथ ये सब नहीं किया होता तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता और मेरी डार्क पर्सनैलिटी ने मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं किया होता और विंग वहाँ पर होता, ना कि मैं। लेकिन तुमने गलत किया, बहुत गलत। तुम्हें पता भी है अगर उस पर्सन को एक छोटी सी चोट लग जाती है तो मैं पागल हो जाता हूँ, और तुम्हारी वजह से उसने इतनी गहरी चोट लगी है। वो बेहोश है और पता नहीं वो कब होश में आएगा, लेकिन तब तक तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। तुम्हें लेन वांग जी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो किससे बिलोंग करता है। लेन वांग जी इस विवोशन से बिलोंग करता है और तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम पछताओगे कि तुमने उस पर हाथ क्यों डाला। तुम अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें भीख भी नहीं दूंगा। ये बोलकर वो घूर कर सैम की तरफ देखने लगता है और सैम सच में वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वुशजैन के फेस पर जैसे एक स्मित था। और वहाँ पर जितने भी टूल्स थे वुशजैन ने उन सबका यूज़ किया और सैम को, जब तक सैम मर नहीं गया, उसने उसको इतना तड़पाया कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और जब उसे सेटिस्फेक्शन हो गया, जब उसे ऐसा लगा कि हाँ अब उसकी पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो वो फिर से बाहर आया। उसने अपने कपड़ों को चेंज किया और अपने एक आदमी से कहा, और आदमी की तरफ देखा और कहा, इसको भी वैसे ही फेंक दो जैसे तुमने उन लोगों को फेंका था। और किसी ध्यान रखना, आजकल पुलिस एक्टिव हो रही तो किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि इन सब के साथ क्या हुआ था। इसे एक एक्सीडेंट दिखाना और वो चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे कंपनी के, उन सबको डिलीट कर दो और वांग जी को सिर्फ वॉशरूम के अंदर जाता दिखाओ और सैम को वॉशरूम के अंदर जाते वाले उस फुटेज को डिलीट कर दो। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये सुनकर उस सामने वाले पर्सन ने नोट किया, वो खुद भी डरा हुआ था, वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था, क्योंकि अभी अभी जो सामने देखा वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। नॉर्मल पर्सन अगर जिसका दिल कमज़ोर हो तो वो तो सामने वाले पर्सन को देख कर या जिस तरह से इस पर्सन ने उसकी हालत की है उसे देख कर मर ही जाए। लेकिन वो रेहान के फेस पर एक चिंता की लकीर तक नहीं थी। उसके फेस पर कुछ नहीं था, उसके फेस पर था तो वो सेटिस्फेक्शन था जिसे उसने कोई प्राउड वाला काम किया है। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया था। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। ये इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट है और आने वाला पार्ट शायद लास्ट होगा, क्योंकि इतना ही बचा है। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एफएफ लिखा है। क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस एफएफ सुने होंगे, और नहीं सुने हो तो जाकर सुन लेना, क्योंकि मैं ऐसे एफएफ प्रेफर करती हूँ जिसमें ना तो वुशजैन वांग जी को चोट पहुँचाए, ना ही वांग जी वुशजैन को चोट पहुँचाए। लेकिन पहली बार मैंने एक टॉक्सिक जो एफएफ था वो लिखने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लगा, और आपको अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या लगता है, क्या वांग जी को पता चलेगा कि ये सब वुशजैन ने किया है, और आपको क्या लगता है कि आखिर वुशजैन और विंग क्या अलग अलग हैं। वुशजैन ने ये क्यों कहा कि उसे गुस्सा आ गया था, इसलिए अगर विंग वहाँ होता तो ये सब नहीं होता। क्या आप पता लगा सकते हैं कि आखिर विंग ने या फिर वुशजैन ने ऐसा क्यों किया? क्या ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं या फिर कुछ और बात है? और आपको क्या लगता है जितनी भी लाशें चाइना में मिल रही है वो किसने दी होगी? प्लीज़ आपके थॉट्स मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।